नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 12 अप्रैल को जब महेश चंद्र अपने बेटे गौरव के साथ इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां का मौसम काफी खुशगवार था। कारोबारी सिलसिले में महेश चंद्र विदेशों में जाते रहते थे। अपने एकमात्र बेटे गौरव को अपने व्यापार में परिपक्व बनाना चाहते थे, इसलिए पिछले कुछ समय से वो अपने बेटे गौरव को भी अपने साथ बिजनेस टूर पर ले जाते थे। इस बार गौरव के अलावा उनका एक्सपोर्ट मैनेजर राकेश शर्मा भी उनके साथ था। 16 अप्रैल को 1 बजे दोपहर के समय वो एक मीटिंग में व्यस्त थे। तभी मोबाइल पर फोन कॉल आई। उन्होंने मोबाइल निकालकर देखा तो भारत से उनके छोटे भाई प्रमोद का फोन था। महेश चंद्र को कुछ हैरानी हुई, मगर उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन इसके बाद जब बार बार प्रमोद का फोन आने लगा तो महेश चंद्र मीटिंग हॉल से बाहर आए और उन्होंने प्रमोद का फोन रिसीव किया। दूसरी ओर प्रमोद की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। भाई साहब, सब कुछ लूट गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, हम कहीं के नहीं रहे। क्या बात है प्रमोद, साफ साफ बताओ, महेश चंद्र ने कहा। भाई साहब, मुन्नी और तीनों बच्चियों का किसी ने कत्ल कर दिया है, प्रमोद ने रोते हुए कहा। भाई साहब, सच कह रहा हूं, आप तुरंत आ जाए, यहाँ तूफान मचा हुआ है, प्रमोद ने कहा। जिसे सुनते ही महेश के होश उड़ गए। उन्हें सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आने लगा। वो वहीं बेहोश हो गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। होश में आने पर उन्होंने सारी बात बताई। महेश चंद्र, उनके बेटे गौरव और राकेश शर्मा की वापसी के लिए तुरंत टिकट बुक कराई गई। करीब 9:30 बजे रात्रि को वे लोग प्लेन पर सवार हुए और अगले दिन वे लोग भारत पहुंच गए। उस समय तक मुन्नी देवी और उनकी 3 बेटियों की लाशें चीरघर में थी। अलीगढ़ के गांधीनगर कॉलोनी में होने वाले इस चौहरे हत्याकांड की सूचना पुलिस को शाम को करीब 6 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही थाना गांधी पार्क के इंचार्ज नवाब सिंह अपनी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का हाल देखकर उन्होंने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बहुत मुश्किल से काबू किया था। लोगों को महेश चंद्र की कोठी से बाहर करने के बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया। लाशों का पंचनामा भरने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद महेश के नजदीकी रिश्तेदारों पर पुलिस का ध्यान गया। पुलिस का ध्यान एक रोती हुई महिला पर गया, जो रोते रोते बेकाबू हो रही थी। पूछताछ करने पर पता चला कि छोटे भाई प्रमोद की पत्नी है। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि वो अपनी फैक्ट्री में था। तभी उसके मोबाइल पर मधु का फोन आया कि उसने भाई साहब के घर आवाजें दी थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। ये सुनकर वो चिंतित हो उठा और सीधा घर पहुंचा। मधु ने बताया कि शीतल 2 बार भाई साहब के घर गई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। पहली बार तो सोचा कि वे सब सो रहे होंगे, लेकिन जब दूसरी बार भी आवाजें देने के बाद भी कोई नहीं उठा तो उन्हें कुछ शक हुआ और मधु ने मुझे फोन किया। मैंने आकर देखा, बाहर दरवाजे की कुंडी नहीं लगी थी। अंदर जाकर आवाजें दी, मगर कोई नहीं बोला। फिर मैं ऊपर आ गया। वहां जाकर जो कुछ मैंने देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। भाभी सहित तीनों लड़कियां अलग अलग जगहों पर मृत पड़ी हुई थी। उन्हें बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने जब बाहर आकर अपने पड़ोसियों को बताया तो उन्होंने आकर ये सब देखा। प्रमोद के बयान पर अपराध संख्या 513 आईपीसी की धारा 302 में रिपोर्ट अज्ञात लोगों के नाम से दर्ज कर ली गई। पुलिस ने लाशों के गले पर गहरे निशान पाए, जिससे पता चला कि सभी का गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस को मौके पर बेल्ट भी मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि हत्या बेल्ट से गला घोंटकर की गई थी। घटना स्थल के हालात बता रहे थे कि हत्यारे संख्या में 4-5 थे। किचन में पानी भरे 3 गिलास रखे थे। गैस पर चाय रखी हुई थी। नमकीन भी निकाली जा चुकी थी। घर का पालतू कुत्ता शांत रहा। इससे पुलिस को पता चला
कि हत्यारे जरूर नजदीकी रहे होंगे। मौके पर छीना झपटी भी हुई थी। ये बात नीचे गिरा हल्दी का डिब्बा बता रहा था। संभवतः मृतकों में से किसी को घसीटकर बाहर लाकर मारा गया था। मृतकों की हालत भी बता रही थी कि जरूर हत्या से पहले उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। उस दिन घर में सिर्फ मुन्नी देवी और उसकी 2 बेटियां कीर्ति और ममता मौजूद थी। तीसरी बेटी जो MBA की छात्रा थी कॉलेज गई हुई थी, लेकिन हत्यारों की मौजूदगी में ही घर आ गई और हत्यारों ने उसका भी वही हाल किया जो बाकी लोगों का किया था। हत्यारों ने उसे स्कूली ड्रेस उतारने तक का मौका नहीं दिया। ना तो वो अपनी टाई खोल पाई और ना ही जूते उतार पाई थी। मौका वारदात पर बिखरे हुए कपड़े बता रहे थे कि हत्या के बाद चारों ने चाबियों से तिजोरी खोली और घर में रखे जेवर और नकदी लूट ली। यही नहीं, उन्होंने मृतकों के शरीर से भी जेवर उतारे और भाग निकले। पुलिस को हैरानी थी कि कुत्ता एयर कंडीशन कमरे में चुपचाप बैठा था। थाना गांधी पार्क के SO नवाब सिंह ने तफ्तीश का काम शुरू कर दिया। खंगालने पर पुलिस को पता चला कि महेश चंद्र का परिवार पिछले कई सालों से भय के साये में जी रहा था। 5 साल पहले एक गुंडे ने हफ्ता नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट महेश चंद्र ने थाने में लिखाई थी और गुंडों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। इसी डर की वजह से 3 साल पहले जब महेश चंद्र इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने घर में अपने पीछे सुरक्षा गार्ड तैनात किया, लेकिन गुंडों की धमकियों का डर बना रहा। एक मामला चेक बाउंस होने का भी महेश चंद्र के खिलाफ गांधी पार्क थाने में दर्ज था। पुलिस ने तत्परता दिखाकर उस समय महेश को हवालात में डाल दिया था, लेकिन कारोबारियों के दखल से मामला ठंडा हो गया। यानी कि पुलिस अपनी तहकीकात में व्यापारिक पहलू पर भी नजर रखे हुई थी। 17 अप्रैल 2009 को महेश चंद्र भारत आ गए। उनका सब कुछ लूट चुका था। बसा बसाया आशियाना बिगड़ चुका था। इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद कोई कैसे घर में घुसा और उनके जीवन को तहस नहस कर गया। हमेशा गेट खोलने से पहले बालकनी से झांककर आने वाले को पहचाना जाता था। लोहे के मजबूत गेट को पार करके घर में जबरन घुसने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता भी मौजूद था। पुलिस को पूछताछ में महेश ने बताया कि उसका कोई दुश्मन नहीं है। उसकी पत्नी मुन्नी के पास घर में 24-25 लाख रुपए के अलावा करीब 10 लाख रुपए के जेवर भी थे। इनकी देखरेख मुन्नी ही करती थी। लुटेरे यही सब लूटकर ले गए होंगे, लेकिन पुलिस के सामने ये सवाल था कि यदि कोई बाहरी आदमी था तो कुत्ता क्यों चुप रहा, और यदि लूट का ही इरादा था तो हत्या और दुष्कर्म क्यों किया गया। पहली दृष्टि में पुलिस की समझ में ये आ गया था कि हत्यारे मृतकों के नजदीकी थे। पुलिस ने उन लोगों की जानकारी की जिनका महेश के घर आना जाना था। उनसे पूछताछ से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जांच अधिकारी नवाब सिंह ने महेश चंद की निजी जिंदगी को खंगाला तो पाया कि महेश के संबंध आशा शर्मा नाम की एक महिला के साथ थे, जो बीमा एजेंट थी और शास्त्री नगर की गली नंबर 2 में अपने पति सुनील शर्मा और 2 बच्चों के साथ रहती थी। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश को पति पत्नी और वो वाली दिशा में बढ़ाया। आशा से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने महेश चंद्र के परिवार के बीमे जरूर किए थे, लेकिन इसके सिवाय उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, उसका पति सुनील जरूर अपनी फैक्ट्री के लिए उनके यहाँ से माल लाता है। पुलिस मामले पर माथापच्ची करती रही। उसके हाथ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, लेकिन इसी बीच पुलिस को पता चला कि पिछले कुछ समय से मदन नाम का एक फोटोग्राफर का महेश के घर पर काफी आना जाना था। पुलिस ने मदन को दबोच लिया। पुलिस हिरासत में मदन काफी घबराया हुआ था, पर पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसने महेश के बेटे गौरव की शादी के फोटो जरूर खींचे थे, लेकिन इसके अलावा उसका उस परिवार के साथ ना तो कोई संबंध था और ना ही उसका इस घटना से कुछ लेना देना है। मदन के अंदाज बता रहे थे कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस की सख्ती के सामने मदन हार गया और उसने फिर एक ऐसा राज बोला जिसे सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। मदन के बयान के आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। मदन ने बताया कि हत्याकांड में उसके साथ बॉबी और मनोज तथा मनोज का एक दोस्त अजीत शामिल है। ये बात पुलिस को चौंकाने वाली थी, क्योंकि बॉबी और मनोज महेश के छोटे भाई प्रमोद के साले थे और उनका अपने जीजा के घर काफी आना जाना था। अपराधियों का नाम तो सामने आ चुका था, लेकिन सबूत का अभाव था।
इसलिए पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही थी। पुलिस ने अब नजदीकियों से पूछताछ शुरू की। मदन के घर से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, लेकिन मदन की लैब से कुछ अश्लील फोटो पुलिस को बरामद हुए थे। लेकिन मदन से पूछताछ से पुलिस की तफ्तीश को दम मिला और पुलिस ने प्रमोद के घर पर छापा मारा, जहां से पुलिस को महेश के परिवारजनों के जेवर और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। मुन्नी देवी की 3 खून सनी चूड़ियां भी बरामद हुई। यही पुलिस को बॉबी के खून सने कपड़े भी बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत मधु को अपनी हिरासत में ले लिया और फिर मनोज को पुलिस ने उसके घर से उठा लिया। पुलिस हिरासत में सख्ती से पूछताछ करने पर मामले की मास्टरमाइंड आशा शर्मा का नाम सामने आ गया था, जो मृतका मुन्नी के पति की महबूबा थी। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूलते हुए पुलिस को बताया कि सोतिया डाहा से पीड़ित मुन्नी ने करीब 10 महीने पहले मदन फोटोग्राफर को घर पर बुलाया और गौरव की शादी के एल्बम से आशा शर्मा के फोटो निकालकर बनाने को कहा। मुन्नी देवी ने आशा के 5 फोटो बनवाए और फिर मदन को अपनी परेशानी से 2-4 कराया। मदन को विश्वास में लेकर उससे कहा कि यदि वो आशा को मार देगा तो वो 1 लाख रुपया दे सकती है। मदन लालच में आ गया। उसने ये बात अपने दोस्त बॉबी को बताई, जो मुन्नी देवी की देवरानी मधु का भाई था। बॉबी को मदन ने हत्या के लिए राजी कर लिया, लेकिन ये बात किसी तरह से बॉबी की बहन मधु को पता चल गई। मुन्नी ने सुपारी तय हो जाने पर 20,000 रुपए पेशगी दे दिए, लेकिन लालच ने पैर पसारने शुरू कर दिए और मधु के जरिए ये बात आशा शर्मा को पता चल गई। मुन्नी द्वारा सुपारी दिए जाने की बात से आशा गुस्से से भर उठी और उसने पलटवार किया और कहा, मैं 10 लाख रुपए दूंगी, तुम उन चारों को मार डालो जो मेरी जान की दुश्मन है। फिर क्या था, सुपारी पलट गई। 10 लाख में 2 लाख मधु को मिलने थे, वो भी शामिल हो गई, बिना ये सोचे कि इस सबका अंजाम क्या होगा। नवंबर 2008 में ये सुपारी दी गई थी, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं आ रहा था। मधु इस मामले में घर की भेदी थी। 12 अप्रैल को जब महेश और गौरव इंग्लैंड चले गए तो षड्यंत्र का जाल बुना जाने लगा, लेकिन अभी दिल्ली दूर थी, क्योंकि घर में महेश के माँ बाप और छोटा भाई दुष्यंत भी मौजूद थे। लेकिन होनी को तो होकर ही रहना था। इसलिए 15 मार्च 2009 को महेश के माँ बाप और दुष्यंत गांव चले गए तो रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। गौरव की पत्नी गोल्डी तो 13 अप्रैल को ही अपने मायके विकास नगर चली गई थी। सब कुछ अपने अनुकूल हो जाने पर मधु ने हरी झंडी दिखाई और वे लोग आंधी की तरह मुन्नी और उसकी 3 बेटियों पर टूट पड़े और उनका काम तमाम कर दिया। पुलिस ने दिनांक 25 मई 2009 को आशा शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस को आशा के घर से भी तमाम सबूत मिले, जो आशा शर्मा की महेश चंद्र के साथ नजदीकियों को बयान कर रहे थे। लेकिन महेश चंद्र किसी भी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हत्याकांड आशा ने कराए थे। उनका कहना है कि मधु और अन्य लोगों ने ये काम पैसों के लालच में किया है। पुलिस ने आशा को खामखा ही फंसा दिया है। पुलिस की सख्ती सुई शुरू में महेश पर ही थी, लेकिन महेश ने कहा कि पुलिस यदि चाहे तो उसका नार्को टेस्ट करा सकती है। पुलिस की तफ्तीश और प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो कहानी सामने आई, उससे पता चलता है कि लालच और ईर्ष्या इंसान के कितने बड़े दुश्मन है। एटा जिले के कस्बा जलसेर के गांव रानी का नगला में एक आदमी रहता था। नाम था नवाब सिंह। नवाब सिंह दर्जी था। 3 बेटे और 3 बेटियां थी। नवाब सिंह की लेकिन माली हालत काफी कमजोर थी। पत्नी चमेली देवी बमुश्किल घर चला पाती थी। दिन पर दिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, जिससे नवाब सिंह परेशान था। बड़ा बेटा महेश हाई स्कूल में था। महेश बेहद ही समझदार और गंभीर था। वो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था, जिससे पिता का बोझ हल्का कर सके। लेकिन हालात ने हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई की उसे इजाजत नहीं दी। 1976 में महेश ने आगरा ब्रास्को कंपनी में हेल्पर के काम से अपने कैरियर की शुरुआत की। उस समय उसे मात्र 140 रुपए महीना मिलते थे। महेश ने 2-3 साल यहाँ काम किया और फिर गाजियाबाद की कंपनी बेस्टल अंबे में सुपरवाइजर की नौकरी पकड़ ली। यहाँ तनख्वाह कुछ ज्यादा थी। महेश एक महत्वाकांक्षी इंसान था। उसे जिंदगी में कुछ करना था, इसलिए नौकरी के साथ ही फैक्ट्री में बनने वाली चीजों की टेक्निक पर भी उसकी नजर थी। धीरे धीरे उसने काफी कुछ सीखा।
महेश की तमन्ना थी कि वो अपनी एक फैक्ट्री लगाए। नौकरी से बचाए गए पैसों से उसने स्प्रिंग बनाने जैसा छोटा मोटा काम करना शुरू करना चाहा और फिर नौकरी छोड़कर अपने घर में ही मशीन लाकर स्प्रिंग बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच 6 मई 1980 में महेश की शादी एटा जिले के गांव चपाई के भूप सिंह की बेटी मुन्नी के साथ हो गई। मुन्नी एक समझदार महिला थी। वो जल्द ही महेश की गृहस्थी में रच बस गई। समझदार पत्नी के सहयोग से महेश ने अपने भाई प्रमोद की शादी भगवान नगर निवासी कंची लाल की बेटी मधु के साथ कर दी और धीरे धीरे तीनों बहनों की शादी करके भी मुक्त हो गए। इधर मुन्नी ने एक बेटे और 3 बेटियों को जन्म दिया। घर में खुशियां ही खुशियां थी। इधर महेश के हालत कुछ सुधरे और उसने 1996 में गांधीनगर वाला मकान खरीद लिया। इंटर पास प्रमोद भी शादी के बाद अपना कारोबार करना चाहता था। उसके भी 4 बच्चे थे। महेश ने भाई को समझाया कि हालात सही होने पर उसका भी अपना कारोबार होगा। महेश ने अपने गांधी पार्क वाले मकान में ही हार्डवेयर की फैक्ट्री लगा ली। भाग्य ने जोर मारा और व्यापार बढ़ने लगा तो महेश ने गांधी पार्क इलाके में जमीन लेकर कारोबार शुरू कर दिया। अपने व्यापार के प्रति महेश पूरी तरह गंभीर था। उसने अलीगढ़ के अन्य कारोबारियों से मेलजोल बढ़ाया और अपने व्यापार का फैलाव किया। धीरे धीरे विश्व के 3 देशों यूके, अफ्रीका और बेल्जियम के साथ व्यापारिक संबंध बना लिए। महेश ने अपनी कंपनी का नाम कीर्ति एक्सपोर्ट रखा। इसी बीच महेश ने अपने भाई प्रमोद को संगम एंटरप्राइजेस नाम से गांधीनगर में फैक्ट्री खुलवा दी और अपने घर से 2-4 मकान छोड़कर एक मकान भी लेकर दे दिया। प्रमोद अब अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगा था। महेश की तीनों बेटियां पढ़ रही थी, लेकिन बेटे को उसने अपने व्यापार में लगा दिया। 3 साल पहले विकास नगर की गोल्डी से गौरव की शादी करवा दी। गौरव की 2 साल की एक बेटी है परी। महेश की खुशहाल जिंदगी में अचानक एक दिन आशा शर्मा ने प्रवेश किया। दरअसल आशा सुनील की पत्नी थी जो एक छोटी मोटी फैक्ट्री चला रहा था। सुनील महेश से माल लेता था। सुनील ने ही अपनी पत्नी की मुलाकात महेश से कराई और महेश ने कुछ पारिवारिक बीमे आशा शर्मा से करवाए। लेकिन बात सिर्फ बीमा करने तक ही नहीं रही। आशा शर्मा का महेश के साथ मिलना जुलना होने लगा। महेश की वैभवपूर्ण जीवन से आशा बहुत प्रभावित हुई। आशा शर्मा एक मामूली सी आदमी की महत्वाकांक्षी बीवी थी। इंटर पास आशा ने बीमा एजेंट का काम शुरू किया और बड़ों बड़ों से दोस्ती बनाई। अपने स्वभाव और व्यवहार कुशलता की वजह से आशा महेश के काफी करीब आती गई। महेश की नजदीकियों से आशा वो सब पा लेना चाहती थी जो उसे अपने पति से नहीं मिल पा रहा था। दूसरी ओर पैसों ने महेश की जिंदगी को भी बदल कर रख दिया था। एक रूढ़िवादी समाज के घेरे से निकलकर महेश खुले आकाश में सांसें ले रहा था। ऐसे में आशा की नजदीकियों से उसका मन डगमगा गया और उसके आशा से अवैध संबंध बन गए। महेश ने महसूस किया आशा उसे अतिरिक्त खुशी दे रही है। मुन्नी तो उसके जीवन में तब आई थी जब वो हालात से जूझ रहा था, लेकिन आशा ने जीवन में तब प्रवेश किया जब वो शिखर पर था और पुरानी जिंदगी को भूल चुका था। दूसरी ओर आशा महेश के जरिए सब कुछ पा लेना चाहती थी। अपने व्यापार में खो चुके महेश को आशा की नजदीकियों से समझ में आया कि मौज मस्ती की भी एक दुनिया होती है। अब महेश ने उस सुख को पाने के लिए आशा पर पैसा लुटाना शुरू कर दिया। महेश के जीवन में होने वाले इस बदलाव को मुन्नी ने महसूस किया। पति किसी दूसरी के पहलों में रहे और पत्नी को पता ही नहीं चले, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर कौन महेश की जिंदगी में आ गया था, ये जानने के लिए मुन्नी ने कुछ लोगों को पति के पीछे लगाया तो पता चला कि महेश की दोस्ती इन दिनों बीमा एजेंट आशा शर्मा के साथ थी। मुन्नी को अब अपना घर संसार बिखरता दिखाई देने लगा। इधर महेश का ध्यान अपने परिवार पर से हटता जा रहा था। गौरव की शादी में आशा भी आई थी। आशा का शादी के दौरान इस तरह का व्यवहार रहा जैसे वो महेश की कोई नजदीकी रिश्तेदार हो। ये बात मुन्नी को अखर गई। उसने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन पति तो दीवानगी के सुरूर में था। आशा की आशिकी में महेश भूल गया था कि वो अपने परिवार से कितना दूर जा चुका है। पुलिस को आशा के घर में छापे के दौरान महेश के पुत्र गौरव की कलाई घड़ी और डिस्कवर मोटरसाइकिल आशा के पति सुनील के पास मिली। महेश ने रामघाट रोड पर स्थित डाकघर में आशा के नाम आरडी भी खुलवा रखी थी,
जिसमें पैसा महेश का मुनीम टिंकू जमा कराता था। वर्तमान में इन खातों में 2 लाख रुपए जमा है। महेश का सालाना व्यापार लगभग 1.25 करोड़ था। लक्ष्मी की अति कृपा थी। पैसा बेशक महेश के घर पर बरस रहा था, पर इन नाजायज संबंधों ने उसके दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा कर दी थी। मुन्नी ने अब आशा शर्मा का विरोध करना शुरू कर दिया। मुन्नी का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि आशा अब उनके घरेलू व्यापार में भी हस्तक्षेप कर रही है। आशा ने अपनी बहन के पुत्र टिंकू उर्फ गजेंद्र शर्मा को कीर्ति एक्सपोर्ट का मुनीम बनवा दिया था। मुन्नी को यह भी पता चला कि आशा उनके संगम विहार वाले मकान को अपने नाम कराना चाहती है। दरअसल महेश ने संगम विहार में एक मकान खरीदा था जहां आशा और महेश अक्सर मिलते थे। इसकी जानकारी पड़ोसियों को भी थी। कहते हैं कि मोहब्बत के अफसाने को जितना छिपाओ उतना ही वो सर चढ़कर बोलता है। यही हाल महेश का भी था। पत्नी और बेटियों को सब कुछ पता चल चुका था। बेटियां भी अपनी मां के दर्द को समझ रही थी। इसलिए महेश को आशा के चुंगल से छुड़ाने के लिए ज्वालापुरी बापू नगर के तांत्रिकों का भी सहारा लिया गया। पति के बिना मुन्नी की दुनिया अधूरी थी और सौतन धीरे धीरे पति को अपनी ओर खींच रही थी। आखिर मुन्नी ने तय किया कि वो आशा को मरवा देगी। एक दिन मुन्नी ने मदन से बात की। मदन मुन्नी का परिचित था और गौरव की शादी के फोटो खींचने के बाद परिवार में उसका आना जाना था। मदन को मुन्नी ने पैसे के दम पर विश्वास में ले लिया। मदन ने इस संबंध में बात कर अपने दोस्त बॉबी को तैयार किया। मदन पुत्र भोला शंकर महेंद्र नगर अलीगढ़ का रहने वाला था। बॉबी जब इस काम के लिए तैयार हो गया तो मुन्नी ने 1 लाख की सुपारी में से 20,000 रुपए एडवांस में दे दिए। बॉबी ने ये बात अपनी बहन मधु को बता दी तो उससे भी लालच आ गया। वो मुन्नी के इर्द गिर्द घूमने लगी और उसे विश्वास दिलाया कि वो ये काम अपने भाइयों से अवश्य करा देगी। महेश ने महसूस किया कि इन दिनों मुन्नी और मधु की दोस्ती काफी बढ़ गई थी। उसे दोनों की दोस्ती काफी अखर गई, पर यह समझ में नहीं आया कि क्या खिचड़ी पक रही है। इस बीच एक दिन आशा की मुलाकात मधु से हुई। शातिर दिमाग मधु को लगा कि राज की ये बात बताकर वो आशा से कुछ माल ऐंठ सकती है, इसलिए उसने आशा को मौत की सुपारी वाली बात बता दी। ये सुनते ही आशा भड़क उठी, पर फिर उसने खुद को संभाला और मधु से कहा, तुम झूठ बोलती हो। मधु ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ। इसके बाद मधु के जरिए मदन और बॉबी को आशा शर्मा से मिलवाया गया। आशा ने कहा, देखो ये बात मुझे पता चल चुकी है कि तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए सुपारी ली है। मैं यदि चाहूं तो पुलिस को बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की सुपारी देती हूँ। तुम उन चारों को मार डालो। फिर आशा ने 50,000 की गड्डी उनके हाथ में रख दी। ये रहा एडवांस। 1 लाख की जगह 10 लाख फिर क्या था, पासा ही पलट गया। अब 10 लाख पाने के लिए मौत का षड्यंत्र रचा जाने लगा। मधु एक एक पल की खबरें उन्हें दे रही थी। इधर 20,000 रुपए देकर मुन्नी निश्चिंत थी, लेकिन मधु के मन में क्या था वो समझ नहीं पाई। मधु ये भी जानती थी कि मुन्नी और उसकी बेटियों की मौत के बाद आगे चलकर जेठ के परिवार में उसकी घुसपैठ भी हो सकती है। 16 अप्रैल को सारे रास्ते साफ हो गए। मधु ने फोन करके अपने भाई को सूचना दे दी। इत्तेफाक से नवाब सिंह ने अपनी पत्नी चमेली और बेटे दुष्यंत को साथ लेकर पैतृक गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। उस दिन मदन, बॉबी, मनोज और अजीत करीब 12:30 बजे मधु के घर आए। वहां उन्होंने शराब पी। फिर करीब 3 बजे मधु ने फोन करके मुन्नी को अपने घर में बुला दिया। घर में ममता और कीर्ति थी। पूनम कॉलेज गई हुई थी। वो 6 बजे वापस आती थी। मुन्नी के जाते ही वे चारों घर में घुसे। घर का पालतू कुत्ता उन्हें जानता था। वो लोग ऊपर पहुंचे तो कीर्ति और ममता मामा लोगों के स्वागत में जुट गई। ममता रसोई में चली गई। तभी कीर्ति को अकेले पाकर उसके गले में बेल्ट का फंदा डाला गया और उसका सिर दीवार पर पटका गया, जिससे कीर्ति मर गई। मगर आवाज सुनकर ममता जैसे ही पलटी, बॉबी ने उसे रसोई में ही दबोच लिया और घसीटते हुए बाहर ले आया। ममता ने अपने बचाव में संघर्ष किया और कुछ बार उसकी मुट्ठी में आ गए, लेकिन वैसे ही दरिंदों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर बेल्ट का फंदा डालकर उसे मार दिया। इसी बीच मुन्नी वापस आ गई। मदन ने मेन गेट पर ही उसे दबोच लिया और ऊपर ले आया।
फिर उसके गले में बेल्ट का फंदा डालकर उसके सिर पर वार किया, जिससे मुन्नी की भी मौत हो गई। इसके बाद मुन्नी के आंचल में बंधी चाबियां निकाली और तिजोरी खोलकर लूटपाट की गई। अब हत्यारों को पूनम का इंतजार था। इसी बीच बेल बजी। मदन ने गेट खोला और पूनम को भी ऊपर ले आया। पूनम इस बात से बेखबर थी कि वे लोग उसकी माँ और बहनों की हत्या कर चुके हैं। इससे पहले कि पूनम कुछ सोच पाती, हत्यारों ने उसे दबोच लिया। पूनम ने सख्ती से विरोध किया, लेकिन वे लोग उसके साथ भी दुष्कर्म करने में सफल हो गए। पूनम की मुट्ठी में भी उनके बाल थे। दुष्कर्म के बाद पूनम के भी गले में बेल्ट का फंदा डालकर उसे ठिकाने लगा दिया गया। अब चारों लोग मर चुके थे। इसी बीच गांव से दुष्यंत ने पूनम के मोबाइल पर फोन किया, जिसे हत्यारों में से एक ने रिसीव किया और कहा पूनम यहाँ नहीं रहती। दुष्यंत ने दोबारा फोन किया तो उसने भद्दी भद्दी गालियां दी। दुष्यंत परेशान हो गया। उसने मामले की जानकारी के लिए अपने बुआ के बेटे राजकुमार को फोन करके सारी बात बताई और कहा कि वो घर पर जाकर पता करे। लेकिन राजकुमार साहिबाबाद में था। उसने अपने मोबाइल से पूनम के चाचा प्रमोद को सारी बात बताई, लेकिन प्रमोद ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन 5 बजे जब मधु ने फोन द्वारा प्रमोद को बताया कि शालिनी भाई साहब के घर खेलने गई, तो वहां आवाज लगाने पर भी कोई बोल नहीं रहा। तब जाकर प्रमोद का माथा टनका और वो महेश के घर आया। वहां आकर देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ पूरी करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।